अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो दो मुलाकातें हो चुकी हैं भारत की और चाइना की। और ये दो मुख्तलिफ सतहों पे हुई हैं। एक मुलाकात उनके डिप्लोमेट्स में हुई जो एक दिन पहले हुई, और 6 जून को जो मुलाकात हुई वो हुई है उनके लेफ्टिनेंट जनरल्स के बीच में। ये कोर कमांडर लेवल के ऊपर ये मुलाकात हुई है। इन दोनों मुलाकातों का अहवाल मैं आपको बता दूंगा और भारतीय मीडिया में रिपोर्ट क्या हो रहा है। देखें, ये वो मुलाकातें हैं जिसके बाद अगर कोई डेवलपमेंट होती तो भारतीय मीडिया में बहुत ज़्यादा इसका चर्चा हो जाता, बहुत ज़्यादा शोर मचता, भारत जो है वो इसको रिपोर्ट करता। लेकिन वहाँ पे सन्नाटे जैसी कैफियत है और उसको किसी कामयाबी के तौर पे वो नहीं बता पा रहे, बल्कि एक खामोशी है गंभीर किस्म की, अजीब सी भारत के अंदर। पाकिस्तान को लेकर तो वो वॉर रूम फटाफट वॉर रूम तैयार कर देते हैं, बल्कि उनको वॉर रूम बनाए हुए हैं उन्होंने अपने अपने टीवी चैनल में। जब इंडिया में एक नया टीवी चैनल खुलता है तो वो वॉर रूम साथ तैयार करते हैं कि ना ये हमारा वॉर रूम होगा, इसके अंदर हम जंग लगा देंगे पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ या छोटे छोटे मुल्कों के साथ जब उनका दिल करेगा। तो पाकिस्तान से उनको इधर से कुट भी पड़ती रहती है, लेकिन इसके बावजूद वो वॉर रूम से यही दिखाते हैं कि वो पता नहीं कौन सी जंग अजीम जीत रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं। बहरहाल मैं ये कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये जो मुलाकात हुई है इसको अनप्रेसिडेंट करार दिया गया है भारत में। जो दिफाई तज्जियाकार हैं उनके मुताबिक उनमें एक रिटायर आर्मी कमांडर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा। ये बड़े सीनियर फौजी ऑफिसर हैं, रिटायर, और इनके मुताबिक कोर कमांडर्स के लेवल के ऊपर या इस लेफ्टिनेंट जनरल्स के इस पैमाने पे फौजी अफसरान की बातचीत इस तरह से, ये पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये एक भारतीय जनरल कह रहे हैं भारत को इस लेवल तक जाना पड़ा और ये भारत की रिक्वेस्ट पे ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को करने के पीछे जो रीज़न्स थे, जो हफ्ते वाले दिन हुई, जो सबसे बड़े रीजंस थे वो ये थे कि लोकल लेवल के ऊपर चाइनीज़ कमांडर बातचीत करने को तैयार नहीं थे। वहाँ पे जो लोकल फौजी क़यादत दोनों तरफ की मौजूद है वो फ्लैग मीटिंग्स नहीं कर पा रही थी, और चाइना ने वो सारे प्रोटोकॉल्स ख़त्म कर दिए थे जिनकी मौजूदगी में वहाँ मौके के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं मुलाकात करने के। एक सफ़ेद झंडा खड़ा करते हैं, दूसरों को कॉल करते हैं, कॉशन देते हैं, वो आ जाते हैं, टाइम डिसाइड हो जाता है, एक मीटिंग हो जाती है, चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। लेकिन वहाँ पे ये हुआ नहीं। वहाँ पे जब ये नहीं हुआ तो इंडिया के अंदर ये सोच आई कि ये अहकामात कहीं ऊपर से जारी किए गए हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया और उसके बाद आज चाइना के और भारत के लेफ्टिनेंट जनरल्स की मुलाकात हुई है। एक मुलाकात कल डिप्लोमेट्स की हुई थी, चाइना के और इंडिया के। कल वाली मुलाकात पहले मैं आपको बता दूं, जो जुम्मे वाले दिन जो मुलाकात हुई है उसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि उस मुलाकात के अंदर हैरत अंगेज तौर पे ना इंडिया की साइड से और ना चाइना की साइड से जो बाद में प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का लफ्ज ही नहीं है या सरहदी तनाज़े का जिक्र ही नहीं है। आप मेरी बात को दोबारा सुने और गौर से सुने, मैं आपको क्या बता रहा हूं। ये बड़ा रो भी नहीं पा रहा, यानी उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में नहीं लिखा कि हम चाइना के साथ कोई बात कर सके हैं या हमने चाइना के सामने ये मुद्दा रखा है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर हो रहा है वो आप ज्यादती कर रहे हैं। इसकी प्रेस रिलीज ना आना भारत की डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर एक बहुत बड़ी शिकस्त है। लेकिन वहाँ उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ये मुलाकात है और मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा और जो हमारे बायलैटरल मामलात हैं उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये गोंगलुओं से मट्टी झाड़ दी है इंडिया ने एक दफ़ा फिर। अब जो आज हुआ वो बड़ा अजीब है और उसकी तवक्को तो बिल्कुल नहीं की जा रही थी अब इंडियन फौज से, और इंडियन मीडिया तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। इस प्रेस रिलीज़ में या इस बयान में जो फ़ौज की तरफ से जारी किया गया, भारतीय फ़ौजियों ने जब मुलाकात की, भारतीय फ़ौजी अफसरान ने चाइनीज़ फ़ौजी अफसरान से, तो जो फ़ौज की तरफ से बयान जारी किया गया जो इंडियन एक्सप्रेस में और दीगर इंडिया के अखबारात में और उनकी जो मीडिया की वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर छपा है और इंटरनेशनली भी छपा है, अल जज़ीरा का मैं हवाला आपको दे देता हूँ। तो वहाँ मीडिया को एक एडवाइस जारी कर दी गई है। उसमें भी कहीं नहीं कहा गया कि कोई डेवलपमेंट हुई है, बल्कि उसमें भी यही कहा गया, एक बड़ा कमज़ोर सा बयान है भारतीय फ़ौज का। आप लड़ नहीं सकते, आप बयान तो दीजिए। वो बयान भी नहीं दे पा रहे। वो कह रहे हैं जी एक मीटिंग हुई है और ये मीटिंग का एक तसलसल है जो जारी रहेगा और हम ये सोचते हैं कि इसके ऊपर कोई स्पेकुलेशंस ना की जाएं, यानी अपने दिमाग से कोई काम ना ले। ख़ास तौर पे भारत का मीडिया, जिसको उन्होंने कहा कि मीडिया को हम ये एक एडवाइस जारी कर रहे हैं कि वो खामोश रहे। शट अप कॉल दिया भारत की उस फौज ने भारत के उस मीडिया को, जो मीडिया सारा दिन भारत की फौज के झूठे किस्से सुनाता है।
वो मीडिया जो पाकिस्तान के खिलाफ और कश्मीरियों के खिलाफ और मुजाहिदीन जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं उनके खिलाफ भारतीय फौज के गाने हर वक्त गाता रहता है। वो मीडिया जो अपनी रेगुलर कवरेजेस छोड़ के, अपने सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़ के भारतीय फौज के लिए वॉर रूम्स क्रिएट करता है और रिटायर फौजियों को वहां पे नौकरियां देता है, उस मीडिया को शट अप कॉल दी है भारतीय फौज ने कि अपना मुंह बंद रखें, हमारी बातचीत पे असरअंदाज ना हो। हमने अभी एक मुलाकात की, हम और मुलाकातें करेंगे और म्यूचुअली चीज़ों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये कमज़ोरी भारतीय मीडिया ने शो की है, भारतीय फौज ने शो की है, भारतीय हुकूमत ने शो की है और भारतीय मीडिया को उन्होंने कहा है कि आप अपना मुंह बंद रखें, अगर कुछ और नहीं कर सकते तो। ये एक शट अप कॉल है जो उनको मिल गई है। मैं एक और फैक्ट आपके सामने रख दूं, देखें चीज़ों को ज़रा क्लियर करना चाहिए। जो भारत में मेरे दोस्त सुन रहे हैं, जानने वाले हैं, जो हमें देखते हैं, वहाँ से बहुत सारे मुसलमान ऐसे दोस्त हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग भी हैं जो बड़ा पसंद करते हैं हमारे चैनल को और वो बड़े अच्छे कमेंट करते हैं। वो कहते हैं जी आप रियलिटी बता रहे हैं, कम से कम हमें, हमारा मीडिया तो हमें नहीं बता रहा। तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि वो ज़रा गौर करें एक सिचुएशन पे। मैं आपको एक सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूँ। इस सैटेलाइट इमेज में आपको फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक नज़र आ रही हैं। ये है वो मुतनाज़ इलाका, फिंगर 1 से फिंगर 8 तक। यहाँ पे ये फिंगर्स इसलिए कहते हैं कि मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, पहले मैंने एक दिन समझाया था कि अगर आप सैटेलाइट से इस इमेज को देखें तो ये ऐसे उंगलियों की तरह बनी हुई हैं, ऐसे ये पहाड़ियाँ ऊपर से ऐसे नज़र आती हैं, यहाँ बीच में बर्फ़ है, आगे ये फिंगर्स हैं। तो एक पहाड़ी का उभार फिंगर 1, दूसरा फिंगर 2, तीसरा फिंगर 3। ये इंडिया की तरफ से फिंगर 1 शुरू होती है और ये जाती है चाइना की तरफ फिंगर 8 तक। इंडिया का ये मानना है शुरू से, और उनका जो नक्शा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, वो ये कहते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 पे है और थोड़े दिन पहले तक वो फिंगर 8 पे मौजूद थे। चाइना का ये मानना है कि नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो फिंगर 4 पे है। अब इन दो फिंगर्स के बीच में जो फासला है वो 8 किलोमीटर का है। फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का जो फासला है वो 8 किलोमीटर का है। अब हुआ ये है कि चाइना फिंगर 4 तक पहुंच गया, 8 किलोमीटर अंदर आ गया। इंडिया पहले फिंगर 8 पे था, वो भी फिंगर 4 से पीछे आ गया। तो ये 8 किलोमीटर का एरिया, जिसका टोटल रेडियस कोई 60 मुरब्बा किलोमीटर बनता है या इससे कुछ ज़्यादा बनता है, ये वो एरिया है जहाँ पे इंडिया पहले पेट्रोलिंग करता था, अब नहीं कर सकता। चाइना ने वहाँ पे आके पैंगोंग लेक पे और दौलत बेग ओल्डी रोड के करीब और दीगर कुछ जगहों के ऊपर जो है वो अपना कब्ज़ा मुकम्मल कर दिया है। तो ये वो चीज़ है जिसको इंडियंस को समझने की ज़रूरत है कि इंडियंस अब आपको कुछ दिन के बाद धोखा देंगे और आपको ये कहेंगे कि फिंगर 4 या फिंगर 5 ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, फिंगर 8 कभी भी नहीं थी। वो आपको ये धोखा देंगे, लेकिन याद रखिएगा उनके धोखे में आपने नहीं आना। इंडिया का फिंगर 8 है और चाइना का पुराना क्लेम फिंगर 4 है। इंडिया मई से पहले फिंगर 8 पे बैठा था, आज मई के बाद इंडिया फिंगर 4 से पीछे फिंगर 3 के करीब बैठा हुआ है। तो ये बात अब आपको समझ आ गई, और अगर नहीं समझ आई तो फिर आप राब्ता कीजिए एक शख्स से। मैं इस आदमी का नाम आपको बताता हूँ, इसका नाम है कर्नल एस धिनी। ये कर्नल एस धिनी जो है ये 2015 से लेकर 2017 तक ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर इस एरिया में जहाँ पे पैंगोंग लेक है यहाँ ड्यूटी देते रहे। पैंगोंग लेक और इसके आसपास के इलाकों में ये जहाँ पे इंडिया के बटालियन कमांडर रहे हैं कर्नल एस धिनी, और 2015 से 2017 तक 2 साल तक। इनको इंडियन एक्सप्रेस ने एक मैप दिखाया, और मैप दिखाया ये जो मई के आखिर में 27 या 28 मई को एक मैप जारी किया गया सैटेलाइट से, अमेरिकन सैटेलाइट से, ऑस्ट्रेलियन से। तो ये जो मैप वहाँ से आए हैं उनमें से एक मैप कर्नल डेनी को दिखाया कि कर्नल एस डेनी साहब ये देखें, इस इलाके को आप पहचानिए। तो उन्होंने जो रिएक्शन दिया वो बड़ा अजीब था। उन्होंने कहा अरे इस इलाके को क्या हो गया। जब इंडियन एक्सप्रेस ने उनसे पूछा कि क्या आप क्या देख रहे हैं इसमें, उन्होंने कहा ये बहुत सारे यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स मुझे नजर आ रहे हैं जो आज से 2-3 साल पहले जब मैं वहाँ पे था 2015 से 17 तक, ये स्ट्रक्चर्स, ये कंक्रीट के बंकर्स वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अब ये बंकर्स किसने बनाए हैं? चाइनीज जादू तो करते हैं, बहुत तेज काम करते हैं, और उन्होंने वहाँ पे ये बंकर्स बना दिए पिछले 2 महीने के अंदर। और इन बंकर्स को देखकर जिस तरह भारतीय एक फौजी, एक कमांडर जो है बटालियन कमांडर, वो उसका माथा ठनका है, इस तरह बाकी भारतीयों को भी इसके ऊपर तशवीश होनी चाहिए। लेकिन ये क्योंकि पाकिस्तान नहीं है जिसके ऊपर आप
धौंस जमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको यहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा तगड़ा जवाब जाता है। इंडियंस इज्जत बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इज्जत बचाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, इस पर मैं एक वीलॉग करूँगा। एक प्लान तैयार हो रहा है इंडिया में, और उनके जर्नल्स, उनके दिफाई तज्जियाकार और उनके लोग इसके ऊपर अब बात कर रहे हैं। उनके रिटायर फौजी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि यहाँ जो इज्जत गंवाई है, अगर ये मामला रिजॉल्व हो जाता है, इंडिया को अगर कुछ देना भी पड़ता है और चीन से लड़ाई से वो बच जाता है और चीन को टैकल कर देता है, देन उनको हर हाल में अपनी इज्जत की बहाली के लिए कोई झूठी या सच्ची एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये तो होगा, और जब ये होगा तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उनके पास एक ही रास्ता है कि वो पाकिस्तान के साथ किसी एडवेंचर में जाएं। इस पे हम बाद में बात करेंगे। ये फैक्ट थे मेरे पास, मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।